हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे आई दृष्टि घटनाचक्र करंट अफेयर के बारे में। और ये 2024 की पहली करंट अफेयर की मैगजीन्स है आई दृष्टि की। हिंदी मीडियम की है, आरओ एआरओ के एग्ज़ाम के लिए और इसके साथ पीसीएस प्री 2024 वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। और इस वीडियो में जो है राष्ट्रीय परिदृश्य को आज हम डिस्कस करेंगे। हालांकि राष्ट्रीय परिदृश्य की दो वीडियो आ चुकी हैं, तो उनको भी आप देख लेना और इसके साथ जो है ना इसको भी देख लेना। देखो पढ़ना कैसे है, आपको जो है वीडियो देख लो, ठीक है ना। किसी भी चैनल से देखो, जहां आपको अच्छा लगे वहां देखो। मैं कहूँगा आप मेरे से देखो, ठीक। आपको पहले वीडियो देखना है 1.5 या 2x स्पीड पे, ठीक है ना। और उसके बाद सेम टॉपिक को जो ना आप किताब से पढ़ लो, ठीक। इस प्रकार से पढ़ोगे तो जब किताब से पढ़ोगे तो टॉपिक रिकॉल होंगे जो वीडियो में आपने देखे हैं। तो इसी प्रकार से पढ़ो, विश्वास मानिए बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। मैं इस वीडियो में जो है लाइन बाई लाइन नहीं पढ़ाने वाला हूँ आपको, केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताऊँगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताऊँगा, ठीक है ना। जहाँ लगेगा लाइन बाई लाइन वहाँ पे लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे और बाकी जो है जल्दी जल्दी से हम डिस्कस करेंगे, ठीक। क्योंकि लाइन बाई लाइन तो आप भी खुद भी पढ़ रहे हो। एक रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें, ठीक। इसके साथ चैनल पे जाएं, प्ले लिस्ट देखें, एक्सप्लोर करें। अगर आपको वहाँ लग रहा है कुछ इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल तो प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और इस प्रकार की आने वाली प्रत्येक वीडियो का लाभ उठाएं, ठीक। आज हम बात करेंगे आयुष्मान भव अभियान के बारे में। इस आयुष्मान भव अभियान की जो संबंध है, इसका संबंध हेल्थ से है, ठीक है ना। और इसका जो उद्देश्य है, इसको स्टार्ट करने का उद्देश्य है, जो उद्देश्य है वो यहाँ पे देख लो। और वो ये उद्देश्य एसटीजी गोल, आपको नाम सुना होगा, 2017 में स्टार्ट किए गए थे। और जो है इनको प्राप्त करने का जो लक्ष्य है, इनको प्राप्त करने के लक्ष्य के उद्देश्य ही आयुष्मान भव अभियान स्टार्ट किया गया, ठीक है ना। और जो एसटीजी गोल है, एसटीजी गोल है, और इस एसटीजी गोल 3 नंबर का जो संबंध है ये अच्छे स्वास्थ्य कल्याण से संबंधित है। और इसी अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को प्राप्त करने के लिए जो है आयुष्मान भव का शुरुआत की गई है, ठीक। यहाँ पे बात की जा रही है और ये कह रहा है कि आयुष्मान भारत में 4 स्तंभ शामिल है, ठीक। तो पहला स्तंभ है स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे देख लो, तीसरा इसका स्तंभ है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दूसरा। और दूसरे के बाद तीसरा है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, और चौथा जो है ये प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, ठीक। इस प्रकार से आयुष्मान जो योजना है, अभियान है, इसके अंतर्गत 4 स्तंभ है, ठीक। आगे बात करते हैं स्मृति तत्व। क्वेश्चन करंट अफेयर का यहाँ से बनता है और यहीं पे स्मृति तत्व में जो करंट अफेयर की न्यूज होती है, ठीक। यहाँ पे बात की जा रही है 13 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, कौन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्मरणीय तथ्य से क्वेश्चन बनता है और यही जो है करंट अफेयर से संबंधित है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बात की जा रही है 13 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है गांधीनगर गुजरात में, ठीक है ना, एक वर्चुअल माध्यम से, मतलब डिजिटली रूप से वीडियो कॉल के माध्यम से जो है आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया था, ठीक। यह अभूतपूर्व पहल है, ठीक है ना, और आयुष्मान भारत कार्यक्रम की सफलता का आधारित है, ठीक। इसी प्रकार से आगे यहाँ पे कह रहा है और यहाँ पे देख सकते हो कि साथ ही यह स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन का एक प्रतीक भी है, ठीक। आयुष्मान भव भारत को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया था और यह जो है एक व्यापक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य पहल है, ठीक। इसी प्रकार से आगे यहाँ पे कह रहा है इसमें जो है ना, इसमें इसका जो उद्देश्य है, इसमें प्रत्येक गांव एवं शहर तक स्वास्थ्य सेवाओं को कवरेज करना सुनिश्चित करना है, ठीक है ना। प्रत्येक गांव, छोटे छोटे जो रूरल एरिया हैं, छोटे छोटे गांव में, वहाँ तक जो है ना स्वास्थ्य सुविधाओं को मुहैया कराना है। और इसके साथ जो छोटे शहर है वहाँ पे भी स्वास्थ्य सुविधाओं को मुहैया कराना, ठीक। आयुष्मान भव भारत को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसको आभा का नाम दिया गया शॉर्ट में, ठीक है ना। आभा आईडी बनाने के लिए भी बात की गई है। इसमें जो है गैर संचारी रोगों
जैसे तपेदिक है, सिकल है, और ये सब के लिए जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना को आरंभ किया गया। ठीक, आगे यहाँ पे देखो, इसमें ना क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, क्वेश्चन देख लो, और बाकी का तो ये बस लिखा है। क्वेश्चन केवल यहाँ से बन सकता है कि आयुष्मान भव का जो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। ठीक है ना, कहाँ से किया गया, गांधीनगर गुजरात से किया गया। ठीक है ना, वर्चुअल माध्यम से किया गया। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद करने से मतलब कुछ भी नहीं याद करना है। ठीक है ना, और इसका जो शॉर्ट नेम है आभा आईडी बनानी है। ठीक है ना, गैर संचारी रोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए। ठीक है ना, और इसके साथ आगे हम बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है इस अभियान को जो 17 सितंबर 2023 से लेकर और 2 अक्टूबर 2023 तक सेवा पखवाड़ा के नाम से इसे लागू किया गया था। ठीक है ना, तो ये शुरुआत की गई थी 17 सितंबर को और चला था 2 अक्टूबर तक। ठीक है ना, और सेवा पखवाड़ा जो है इसका नाम दिया गया। ठीक, और आयुष्मान भव अभियान के अंतर्गत जो तीन घटकों को शामिल किया गया। तो 3 घटक कौन कौन से हैं इसमें, आयुष्मान आपके द्वार है, और आयुष्मान मेला है, और आयुष्मान सभा। ठीक, आयुष्मान आपके द्वार, आयुष्मान मेला और आयुष्मान सभा। ठीक, आगे आरोग्य मंथन 2023 ये हम देख लेते हैं। देखो डिब्बा वाले जितने भी बुक में जितने भी डिब्बे बने वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको जरूर ध्यान से देख लेना। और यहाँ पे बात की जा रही है वर्ष 2023 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की 2 प्रमुख योजनाओं ने एक महत्वपूर्ण पड़ाव को प्राप्त किया है। ठीक है, और 23 सितंबर 2023 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसको बोलेंगे ABPMJAY, ठीक, के कार्यान्वयन को 5 वर्ष पूर्ण हो गए। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पे कह रहा है 27 सितंबर 2023 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM की जो दूसरी वर्षगांठ है, और उपयुक्त दोनों योजनाओं, ठीक है ना, उपयुक्त दोनों योजनाओं की अभूतपूर्व सफलता का उत्सव मनाने के लिए एवं इसकी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम जो है आरोग्य मंथन का आयोजन किया गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है आरोग्य मंथन जो है किसके द्वारा शुरुआत की गई थी। ठीक है ना, तो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा शुरू की गई थी। 2 दिवसीय कार्यक्रम था। 25 और 26 सितंबर 2023 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आरोग्य मंथन का आयोजन संपन्न हुआ था। ठीक, आरोग्य मंथन 2 दिवस चला था 25 और 26 सितंबर 2023 को, और इसकी शुरुआत जो की थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा की गई थी। ठीक, इतना ही याद कर लो, बाकी का ऊपर जो याद करना है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक, नाउ अब बात करते हैं, यहाँ पे कह रहा है इस अवसर पर PMJAY और ABDM, ठीक है ना, के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जो विभिन्न श्रेणियों में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कृत किया गया। सर्वाधिक संख्या में उपचार, हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स के संदर्भ में बड़े राज्यों में केरल और छोटे राज्यों में मेघालय, बड़े राज्यों में केरल, छोटे राज्यों में मेघालय एवं केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में जो पुदुचेरी विजेता घोषित किए गए। इसमें आपको याद करना है बड़े राज्यों में कौन विजेता हुआ है, केरल। ठीक है ना, बड़े राज्यों में केरल, छोटे राज्यों में मेघालय और केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी। बड़े राज्यों में केरल, छोटे राज्यों में मेघालय, ठीक है ना, और केंद्र शासित प्रदेश में जो पुदुचेरी को यहाँ पे विजेता घोषित किया गया। ठीक, आगे देखते हैं ABPMJY, ठीक, JAY के अंतर्गत जो सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए बड़े राज्यों में असम है। कार्ड बनाने के लिए अगर बात की जाए तो बड़े राज्यों में असम ने टॉप किया है, छोटे राज्यों में नागालैंड ने टॉप किया है, वही केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो जो जम्मू कश्मीर ने टॉप किया है। ठीक, समझ में आ गया ना पूरा। आगे बात करते हैं, अब बात की गई है इसमें मिथुन खाद्य पशु का दर्जा, ये सब कुछ भी ना पढ़ना, बस इसको इतना आप याद रख लो कि इसको ना GI टैग मिला है। ये अरुणाचल प्रदेश, आई थिंक, हाँ अरुणाचल प्रदेश का ही है। एक ये पशु है, भैंसे का जो एक तरह से सांड होता है, ठीक है ना, उसके मांस को खा सकते हैं, और उसके मांस को जो GI टैग दिया गया अरुणाचल प्रदेश का है। और इसके साथ जो है ना ये नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी पाया जाता है, और मिजोरम के जो उष्ण वर्षा वनों में मिलता है। ठीक, 2019 के अनुसार 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार जो है भारत में मिथुन की कुल संख्या 3.8 लाख थी। इसमें केवल इतना याद रख लो, जो मिथुन है, ठीक है ना, मिथुन है, इसको जो है इसके मांस को खाद्य पशु के रूप में खा सकते हैं, और इसके मांस को जो GI टैग दिया गया, बस
इससे ज़्यादा कुछ भी ना याद कर लो। हाँ, एक चीज़ और याद कर लो, इसका वैज्ञानिक नाम ये बॉस फ्रंटालिस है, ठीक, बॉस फ्रंटालिस है, और पर्वतों के पशु के रूप में भी जाना जाता है, ठीक। बाकी मुझे ना लग रहा कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख लो, ये थोड़ा सा लग रहा है कि ICAR राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र ने जो प्रत्येक एक वर्ष 1 सितंबर को मिथुन दिवस मनाने की बात की है, ठीक। यहाँ पे बात कह रहा है मिथुन के मास का नामकरण, ठीक है ना, मिथुन के मास का नामकरण VC के नाम से घोषणा की गई है, और मिथुन को जो घरेलू पशु विविधता सूचना प्रणाली के अंतर्गत जो डाटाबेस में भी शामिल किया गया है, ठीक। बाकी आगे देखते हैं, सांची जो भारत का पहला सौर शहर बन गया। सांची कहाँ पे? मध्य प्रदेश में भारत का पहला सौर शहर बन गया, ठीक। सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, एक छोटा सा नगर है, और जो सांची स्तूपों और 81वीं अशोक स्तंभ मंदिर बौद्ध विहारों और स्थापत्य संपदा के कारण जो है विख्यात है, ठीक है ना। और सांची में कई स्तूप स्थित हैं, जिसमें सांची के स्तूप सबसे प्रमुख माना जाता है, और इसे जो द ग्रेट स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। इस महान स्तूप का निर्माण अशोक ने, ये इतिहास के बारे में बात की जा रही है, ठीक है ना, अशोक ने बनाया था। बाकी सारी चीज़ें आपको पता है, वो 3री शताब्दी में बनाया था, और वर्ष 1989 ईस्वी में सांची स्थित बौद्ध स्मारकों को जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया था, ठीक। सब कुछ आपको पता है, बस इसमें जो है ना इतना याद कर लो, सांची को जो है वर्ष 1989 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अब यहाँ पे करंट अफेयर देखते हैं। 6 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री, उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, ठीक, ने सांची का भारत के प्रथम सौर शहर के रूप में लोकार्पण किया था, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे देखते हैं, इस अवसर पर जो सांची को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन शहर के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एवं IIT कानपुर के मध्य जो है एक समझौता पर भी MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे देख लो, सांची के निकट जो एक नागौरी में 3 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना की स्थापना के परिणाम स्वरूप सांची एक सौर शहर के रूप में विकसित होने में सफल रहा है, ठीक है ना। और भविष्य में सांची के निकट जो गुड़गांव में 5 मेगावाट की एक सौर परियोजना स्थापित की जाएगी, और जो कृषि क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी, ठीक। यहाँ पे देख लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनने के चांस है। मोढेरा जो है ना, ये गुजरात का है, एक गांव है, और इसमें 24/7 सौर ऊर्जा संचालित वो शहर था सांची, और ये जो है भारत का पहला गांव है, ठीक। 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया। 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात का दौरा किया था, और इसी यात्रा के दौरान जो मोढेरा को भारत का पहला 24 घंटे यानी 24/7 सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला गांव घोषित किया। किसने? मोदी जी ने। कब? 9 से 11 अक्टूबर 2022 को, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे देख लो, इस गांव में भू आधारित 6 मेगावाट क्षमता का एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है, और मोढेरा का सौरीकरण सूर्य ग्राम परियोजना के तहत किया गया, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मोढेरा जो है ना क्यों चर्चा में रहा, ठीक है ना, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला गांव है भारत का, ठीक। इसके साथ क्वेश्चन बन सकता है, सूर्य ग्राम परियोजना के अंतर्गत जो है मोढेरा गांव को सौरीकरण किया गया, ठीक। इतना याद कर लो, काफ़ी है। आगे बात की जा रही है, इस परियोजना के माध्यम से मोढेरा जो है ये भारत का प्रथम शुद्ध नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादक गांव बन गया, ठीक। अब बात करते हैं NCERT को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया, और ये श्रेणी जो है ना, ये डी नोवो श्रेणी में दिया गया। तो NCERT के बारे में आपको पता ही होगा, ठीक है ना। यहाँ पे छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। तो स्मरणीय तथ्य में देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि 1 सितंबर 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार जो NCERT को, देखो जारी किसने किया? ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है NCERT को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है। इतना ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और NCERT को जो डी नोवो श्रेणी में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है, ठीक।
और बाकी यहाँ पे देख लेते हैं। उल्लेखनीय है कि डी नीवो संस्थान एक संस्थान होती है, ठीक है ना, एक ऐसे संस्थान होते हैं जो ज्ञान के विशिष्ट एवं उभरते हुए क्षेत्रों में शिक्षण एवं अनुसंधान पर केंद्रित होते हैं, ठीक है। डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा शैक्षिक अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है एनसीईआरटी के प्रयासों को सुदृढ़ बनाएगा, ठीक। इतना याद कर लो, शिक्षा मंत्रालय ने एनसीईआरटी को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया है, ठीक है ना। और ये जो दर्जा दिया है ओपन यूनिवर्सिटी का जो दर्जा दिया है या डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है, और ये दर्जा जो डी नोवो श्रेणी में दिया, बस इतना याद कर लो, इससे ज़्यादा कुछ भी ना याद करना। नाउ अब बात करते हैं, यहाँ पे बात की जा रही है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 की। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, ठीक है ना, 2023 की बात की जा रही है। तो यहाँ देखते हैं वर्ष 2019 में जो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जो है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है शहर क्षेत्र एवं राष्ट्रीय स्तर पर वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है, और अगले 5 वर्षों में, मतलब वर्ष 2024 तक। अभी तो जो ये पिछली न्यूज बता रहा है, ठीक है ना, 2024 आगे पार्टिकुलेट मैटर PM बोलते हैं शॉर्ट में, PM10 और PM 2.5 के अतिरिक्त जो है स्तरों में 2.20 से 30% तक की कटौती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कथन है वो यहाँ पे देखना। स्मरणीय तथ्य, इसमें बात की जा रही है 7 सितंबर 2023 को नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस, स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर जो है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के परिणाम की घोषणा की गई है, ठीक। यहाँ पे जो देख लो 10 लाख से, देखो इसमें ना जो इम्पोर्टेंट है वो देख लें, 10 लाख से अधिक जो आबादी वाले शहर है उसमें प्रथम रैंक जो है इंदौर को दी गई है, दूसरी रैंक आगरा को दी गई है, और तीसरी रैंक जो है ठाणे को दी गई। ठाणे कहाँ पे? महाराष्ट्र में, आगरा उत्तर प्रदेश में, और इंदौर ये मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। तो इसमें जो प्रथम श्रेणी में फर्स्ट रैंक है ये इंदौर है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। बाकी अगर हम 3 से 10 लाख की श्रेणी में बात करें, ठीक है ना, तो इसमें जो है ना उत्तर प्रदेश का एक मुरादाबाद शहर है 3 से 10 लाख में, ये इंपॉर्टेंट है। और पहली रैंक में जो अमरावती महाराष्ट्र का, ठीक। आगे देख लेते हैं, और आगे यहाँ पे कह रहा है कि श्रेणी 3 में 3 लाख से कम जनसंख्या वाली में प्रथम जो रैंक आई है ये परवाणु हिमाचल प्रदेश का शहर है, और दूसरी रैंक है काला अम्ब हिमाचल प्रदेश का, और तीसरी रैंक है जो ये उड़ीसा का अंगुल शहर, ठीक। उत्तर प्रदेश की स्थिति देख लेते हैं इसमें, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ बात की जा रही है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 प्रदेश की स्थिति, ठीक। देखो दूसरी रैंक पे समग्र रैंक की बात की जा रही है, आगरा है, 11वीं रैंक में वाराणसी है, और 12वीं रैंक में गाजियाबाद, 15वीं रैंक में जो है मेरठ, और 23वीं रैंक में कानपुर, 24वीं रैंक पे जो है लखनऊ, ठीक। वहीं बात करें आगे 28 या 28वीं रैंक पे प्रयागराज है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में बात की जा रही है। समग्र रैंकिंग में जो है आगरा दूसरे स्थान पर, प्रथम रैंक में जो है ना समग्र रैंक में इंदौर है, ठीक। वहीं आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं 3 से 10 लाख में, ठीक है ना, तो यहाँ पर फिरोजाबाद को चौथा स्थान दिया गया, और ये समग्र रैंकिंग में दूसरे स्थान पर मुरादाबाद है। अंतिम स्थान पर नोएडा है, ठीक है, 3 से 10 लाख के जनसंख्या वाली आबादी में नोएडा 24वीं रैंक पे है भाई। यहाँ पे बात करें 3 लाख से कम वाले में, तो चौथी रैंक जो रायबरेली को है, ठीक। 16वीं रैंक गजरौला, और 28वीं रैंक खुर्जा, और ये आपकी 33वीं रैंक जो है अनपरा। अब बात करते हैं भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन। तो भारत मंडपम में ही G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था, ठीक है ना। आपको पता है G20 की इस बार मेजबानी भारत के द्वारा की गई थी, दिल्ली में बनाए प्रगति मैदान के पास, ठीक। यहाँ पे इम्पोर्टेंट कथन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान के में जो अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन इस केंद्र IECC परिसर का उद्घाटन किया, और IECC परिसर को भारत मंडपम नाम दिया गया, ठीक। यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो कथन है वो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है, उल्लेखनीय है कि भारत मंडपम नाम जो है भगवान
बसवेश्वर के अनुभव मंडपम से प्रेरित है। ठीक है ना। उल्लेखनीय है कि अनुभव मंडपम जो 12वीं सदी में भगवान बसवेश्वर द्वारा जो कर्नाटक में सार्वजनिक समारोह के लिए स्थापित एक मंडप था। ठीक, देखो यहाँ पे आगे बात की जा रही है। लगभग 123 एकड़ के क्षेत्र के साथ जो IECC परिसर को भारत के सबसे बड़े माइस MICE, ठीक है ना, माइस का पूरा नाम है मीटिंग्स इंसेंटिव्स कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीक्यूशन, गंतव्य के अंतर्गत इसको जो विकसित किया गया। ठीक, इसका जो पूरा क्षेत्रफल है 123 एकड़ है। ठीक है ना। और जो गंतव्य या कह सकते हैं प्रोजेक्ट, ये माइस के अंतर्गत भारत मंडपम को स्थापित किया गया है। यहीं पे बात की जा रही है वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है ये भी भारत मंडपम में किया गया था। ठीक, भारत मंडपम में जो विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति स्थापित की गई है। यह भी देख लेते हैं। 28 फीट ऊंची है और नृत्य करते हुए भगवान शिव की मूर्ति है और विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति है। ठीक, वहीं आगे देख लो, तो आगे कुछ भी ना इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। यहाँ देख लो, इसमें इस मूर्ति को तमिलनाडु के तंजावुर जिले में स्थित स्वामी मलाई में मूर्तिकार राधा कृष्णन स्थापित एवं उनके दल के द्वारा 7 महीने के रिकॉर्ड समय में निर्मित की गई थी। और इस मूर्ति की जो विधि है, बनाने की विधि है, ये लॉस्ट वेस्ट कास्टिंग विधि है। लॉस्ट वेस्ट कास्टिंग विधि है। ठीक है ना। तो इस विधि से इसका निर्माण किया गया। ठीक है ना। वही 28 फीट ऊंची है। ठीक है ना। और ये जो है ना विश्व की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा है, मूर्ति है, भारत मंडपम के परिसर में स्थापित की गई है। भारत मंडपम परिसर जो है नई दिल्ली में बना है और भारत मंडपम में जो है G20 की शिखर सम्मेलन हुआ था। इससे ज़्यादा आपको याद नहीं करना। ठीक, नाउ अब बात करते हैं प्रधानमंत्री जो विश्वकर्मा योजना के बारे में। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की बात करें तो 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी का क्या होता है बर्थडे, और उसी दिन जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया था। ठीक, इसके बाद जो है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में विश्वकर्मा योजना, ठीक है ना, विश्वकर्मा योजना की घोषणा की थी। ठीक, आगे कह रहा है कि इस प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो केंद्र क्षेत्र की एक नई योजना मतलब केंद्र की योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना जो है पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। ठीक है ना। और यह योजना के लिए वित्तीय जो परिव्यय है 13,000 करोड़ है। मतलब कॉस्ट, इसकी लागत, ठीक है ना, या खर्चा या बजट कह सकते हैं, 13,000 करोड़ है। और इसमें जो सूक्ष्म लघु मध्यम मतलब MSME उद्यम मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय एवं और वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग के द्वारा एक साथ मिलकर क्रियान्वित की जाएगी। इस योजना के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को नोडल मंत्रालय नियुक्त किया गया है। PM विश्वकर्मा योजना की टैगलाइन, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। PM विश्वकर्मा योजना की टैगलाइन जो है सम्मान सामर्थ्य और समृद्धि, सम्मान सामर्थ्य और समृद्धि। इस योजना की अवधि 5 वर्ष है, 2023-24 से 2027-28 तक। और इस योजना के तहत जो है प्रथम चरण में करीब करीब 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। ठीक, प्रथम चरण में 18 व्यवसायों को शामिल किया गया। इन व्यवसायों को आप देख सकते हैं। देखो, जो व्यक्ति पारंपरिक रूप से किसी कार्य को कर रहा है तो उसी कार्य में फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। ठीक है ना। और इसी से संबंधित PM विश्वकर्मा योजना है। ठीक, आगे देखते हैं। कारीगर एवं शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता प्रदान करने के माध्यम से उन्हें इस योजना के तहत सभी लाभों को प्राप्त करने के लिए पात्र बनाना है। ठीक, बाकी यहाँ पे देख लो, कारीगरों एवं शिल्पकारों को PM विश्वकर्मा प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा और विश्वकर्मा ID प्रदान किया जाएगा। ठीक है ना। यह प्रमाण पत्र किसी आवेदक को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता प्रदान करेगा और उसे योजना के तहत जो सभी लाभों हेतु पात्र बनाया जाएगा। ठीक, यहीं पे बात की जा रही है PM विश्वकर्मा योजना के तहत जो है लक्षित अभ्यर्थियों को कोलेटरल फ्री, यहाँ इम्पोर्टेंट है, बिना किसी जमानत के, हिंदी में बोले देसी भाषा में, बिना किसी जमानत के आपको जो है लोन दे दिया जाएगा बैंक के द्वारा। ठीक है, इंटरप्राइज विकास निर्माण के लिए, इंटरप्राइज विकास, ठीक है ना।
के रूप में जो वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और वार्षिक रूप से जो आपको 5% ब्याज दिया जाएगा, ठीक है ना। 5% की रियायती ब्याज के दर के साथ जो 1 लाख रुपये तक जो पहली किस्त में दिया जाएगा और बाकी 2 लाख रुपये तक जो दूसरी किस्त में दिया जाएगा। टोटल 3 लाख आपको दिए जाएंगे, ठीक। आगे बात की जा रही है पीएम विश्वकर्मा योजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय राज्य एवं जिला स्तर पर जो है त्रिस्तरीय कार्यान्वयन फ्रेमवर्क स्थापित किया जाएगा, ठीक। पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है? पहली किस्त और दूसरी किस्त, पहली किस्त में 1 लाख रुपया दिया जाएगा, दूसरी किस्त में 2 लाख दिए जाएंगे, टोटल 3 लाख दिए जाएंगे। प्रथम चरण में 18 जो पुश्तैनी व्यवसाय उनको शामिल किया गया है। इन्हीं व्यवसायों को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, उन व्यवसायियों को लोन दिया जाएगा, ठीक। प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन 17 सितंबर 2023 को इस योजना की घोषणा की थी और ये पूरी तरह से केंद्र प्रायोजित योजना है और इसकी पूरी लागत क्या है वो देख लेते हैं और बजट क्या है। तो इस योजना के अंतर्गत जो है ना कुल खर्चा कहाँ गया, ये 13,000 करोड़ है। कितना? 13,000 करोड़। बस इतना याद कर लो, यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है तो फंस जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं प्रथम ABDM माइक्रो साइट, ठीक। तो 27 सितंबर 2021 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो राष्ट्रीय स्तर पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM, ठीक, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया था। इसकी डेट याद कर लो 27 सितंबर 2021 को। पिछला है, कई बार पिछली डेट भी पूछ ली जाती है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने करीब 1600 करोड़ के बजट के साथ जो है 5 वर्षों की अवधि के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान की और यह एक केंद्र प्रायोजित या केंद्र क्षेत्रित योजना है, ठीक। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं 23 अगस्त 2023 को। कब? 23 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा जो है 100 माइक्रोसाइट्स परियोजना के तहत आइजोल मिजोरम में प्रथम ABDM माइक्रोसाइट लॉन्च किया गया है और इस प्रकार जो मिजोरम ABDM माइक्रोसाइट की शुरुआत करने वाला पहला, भारत का पहला राज्य बन गया। कौन? मिजोरम। क्या स्टार्ट करने वाला? ABDM माइक्रोसाइट शुरू करने वाला, ठीक। इसके तहत जो है इस क्षेत्र में निजी क्लिनिकों, छोटे अस्पतालों एवं प्रयोगशालाओं सहित सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को ABDM सक्षम बनाया जाएगा एवं मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएंगी, ठीक। आगे बात की जा रही है मिजोरम ने आइजोल में ABDM माइक्रोसॉफ्ट को लागू करने के लिए यूथ फॉर एक्शन को इंटरफेसिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है, ठीक। इसी प्रकार से आगे देख लो ABDM के संदर्भ में एक माइक्रोसाइट्स उन लघु एवं मध्यम स्तरीय क्लिनिकों, नर्सिंग होम, अस्पतालों के सामान्यतः 10 से कम बिस्तर वाले जो नर्सिंग होम, अस्पताल, क्लिनिक है, वहाँ पर जो प्रयोगशालाओं, फार्मेसियों एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को एक समूह है जो ABDM सक्षम है और मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य मिशन सेवा उपलब्ध कराते हैं, ठीक। आगे देखते हैं ये माइक्रोसाइट्स देश भर के विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित किए जाएंगे। क्या? माइक्रोसाइट्स देश भर के विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। आगे बात की जा रही है इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2022 के बारे में, ठीक। तो यहाँ पे जो स्मरणीय तथ्य है ये देखते हैं 25 अगस्त 2023 को जो है आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा ISAC 2022 के विजेताओं की घोषणा की गई है और इसके तहत इंदौर को जो सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी घोषित की गई है। और जबकि स्मार्ट सिटीज मिशन में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए मध्य प्रदेश को जो सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया है। सर्वश्रेष्ठ सिटी की बात करें इंदौर, सर्वश्रेष्ठ राज्य की बात करें मध्य प्रदेश, ठीक। वहीं पर यहाँ पे बात की जा रही है इस श्रेणी में विजेता शहर। पहली रैंक जो है स्मार्ट सिटी, राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी अवार्ड सूरत, दूसरे स्थान पे, पहले स्थान पे इंदौर, दूसरे स्थान पे सूरत, तीसरे स्थान पे जो आगरा, ठीक। इसी प्रकार से विजेता राज्य में बात की जाए तो यहाँ पर पहले स्थान पे मध्य प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर
सॉरी तमिलनाडु, फिर राजस्थान और उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश। राजस्थान और उत्तर प्रदेश को तीसरी रैंक दी गई है। यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने वाले हैं, इसलिए जो उत्तर प्रदेश को याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर तीसरे स्थान पे जो आपका उत्तर प्रदेश, पहले स्थान पे मध्य प्रदेश। भाई शहरों में देख लो, तीसरे स्थान पे देखो, दोनों तीसरे स्थान पे है। तीसरे स्थान पे स्टेट उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पे शहरों में आगरा स्थान, ठीक है ना। पहले स्थान पे जो है मध्य प्रदेश और स्टेट, और पहले स्थान पे इंदौर मध्य प्रदेश का ही शहर है, ये भी पहले स्थान पर, ठीक है ना। अब बात करते हैं अमृत भारत स्टेशन योजना के बारे में, ठीक। इस योजना के माध्यम से जो 6 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है अमृत भारत स्टेशन योजना के रूप में देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है, ठीक। ज्ञातव्य है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के पहले चरण में जो है 508 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया है। पहले चरण में 508 रेलवे स्टेशन को शामिल किया है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। नमस्कार। आगे बात करते हैं, इसके तहत जो है ये 508 रेलवे स्टेशन 27 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तृत है, ठीक। बात की जा रही है प्रमुख राज्यों में इन रेलवे स्टेशनों का जो वितरण है निम्नवत है, ठीक। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, वो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के 55 रेलवे स्टेशनों को प्रथम चरण में सम्मिलित किया गया और प्रथम चरण में कुल 508 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया, ठीक। वहीं आगे बात करें तो 55 रेलवे स्टेशन राजस्थान के और 49 रेलवे स्टेशन जो है बिहार के हैं, ठीक। बाकी को हमें याद नहीं करना है, ठीक। उत्तर प्रदेश के 55 रेलवे स्टेशन, टोटल 508 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है, ठीक। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के बारे में, एक प्रगति समीक्षा, ठीक। तो इसमें जो है ना हमें केवल स्मरणीय तथ्य देखना है, और यहाँ पे बात की जा रही है कि 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग के द्वारा जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है ना, ये एक प्रगति समीक्षा 2023, इसको बोलेंगे नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स प्रोग्रेस रिव्यू 2023 नामक रिपोर्ट जारी की, और इसके तहत जो है ना यह इस रिपोर्ट का दूसरा संस्करण है, मतलब एक साल में 2 बार रिपोर्ट जारी की जाती है। सॉरी प्रथम संस्करण जो है 2021 में आया था, और 2021 के बाद जो है ये दूसरी बार आया है, ठीक। ये दूसरा संस्करण है 2023 में। आगे बात की जा रही है, और इसमें कह रहा है कि नवीनतम रिपोर्ट जो है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019 पर आधारित है, ठीक। आगे कह रहा है इस रिपोर्ट में राज्य केंद्र शासित प्रदेश और जिला स्तरों पर जो बहुआयामी गरीबी की स्थिति का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, ठीक। आगे इसमें कह रहा है कि साथ ही इसमें जो NFHS 4 2015 से 2016 एवं NFHS 2019 से 2021 के मध्य जो है बहुआयामी गरीबी में हुए परिवर्तनों को भी दर्ज किया गया है, ठीक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो नवीनतम रिपोर्ट में 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों एवं 707 प्रशासनिक जिलों के लिए बहुआयामी गरीबी के लिए अनुमान प्रस्तुत किए गए हैं, ठीक। आगे देख लो, रिपोर्ट के अनुसार जो NFHS 4 और NFHS 5 के मध्य जो है सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने बहुआयामी गरीबी को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है, ठीक। आगे यहाँ पे देखते हैं, इसमें कह रहा है कि वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019 और 21 के मध्य जो है देश में रिकॉर्ड 13.5 करोड़ 135 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हो चुके हैं, ठीक। 13.5 करोड़ लोग या 135 मिलियन लोग जो है गरीबी से दूर हो चुके हैं। इसमें एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा गरीबी दूर हुई है, ठीक है ना। सबसे अधिक लोगों की गरीबी दूर हुई है उत्तर प्रदेश राज्य है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है, और उत्तर प्रदेश का हम एग्जाम ही देने वाले हैं। आगे बात की जा रही है जो वर्ष 2019-21 में घटकर जो 14.96 रह गई है, ठीक।
पहले जो ना ये 1 मिनट 2015-16 में भारत में बहुआयामी रूप से गरीब लोगों की जो संख्या थी 24.85% थी, और 2019-21 में जो ये 14.96 रह गई है। ठीक, आगे देख लेते हैं। बाकी इतना ही इम्पोर्टेंट है यूपी के एग्जाम के मतलब से, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बात की जा रही है सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले शीर्ष 5 राज्य, ठीक है ना। सबसे अधिक गरीबी कहाँ पे है और सबसे कम गरीबी कहाँ पे है। तो आज भी जो है बिहार में सबसे अधिक गरीबी है, उसके बाद झारखंड, ठीक है ना, उसके बाद मेघालय, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद जो है ना ये मध्य प्रदेश। देखो उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, ये आपको याद रखना है। ठीक, इसके साथ अगर हम बात करें कि सबसे अधिक गरीबी जो है उत्तर प्रदेश से ख़त्म हुई है, ये याद रखना है। और टॉप स्थान पे सबसे अधिक गरीबी बिहार, उसके बाद झारखंड, ठीक है ना, फिर मेघालय, उत्तर प्रदेश, और 5वें स्थान पे जो है मध्य प्रदेश है। तो गरीबी सूचकांक में यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। आगे बात करते हैं, केरल में जो है सबसे कम बहुआयामी गरीबी है, ठीक है ना। वर्ष 2019-21 में केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव में बहुआयामी जनसंख्या सर्वाधिक जबकि सर्वाधिक 9.21%, जबकि पुदुचेरी में सबसे कम है, ठीक है ना। यहीं पे बात की रहे आगे, यहाँ पे कह रहा है बहुआयामी जो है गरीब लोगों की संख्या में सबसे तेज कमी, जो मैं अभी बोल चुका वही सी चीज़ है, तो मत याद करो, मतलब मत दोबारा पढ़ो। आगे यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट योजना के बारे में। तो इस योजना के बारे में बात की जा रही है वैभव फेलोशिप योजना। ठीक, क्या है वैभव फेलोशिप योजना, और इसको देखते हैं। इस योजना के अंतर्गत जो है भारत सरकार ने वैभव कार्यक्रम को लागू करने के लिए जो है 15 जून 2023 को वैभव फेलोशिप कॉल 2023 की घोषणा की, और इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग नोडल एजेंसी है। ठीक, वहीं बात की जा रही है यह फेलोशिप भारतीय मूल के उत्कृष्ट वैज्ञानिकों प्रौद्योगिकी विदों, ठीक है ना, को प्रदान की जाएगी और दी जाएगी, जो कि अपने संबंधित देशों में अनुसंधान गतिविधियों में संलग्न है। वैभव फेलोशिप का उद्देश्य जो है भारत के उच्च शिक्षा एवं वैज्ञानिक संस्थानों के अनुसंधान कार्यतंत्र में सुधार करना है। ठीक, वही बात करें चयनित वैभव फेलो को पहचाने गए 18 ज्ञान कार्य क्षेत्रों में काम करने वाले जो आमंत्रित किया जाएगा, और जिनमें प्रमुख कार्य क्षेत्र हैं, ठीक है ना, ये सब है। इसमें 18 जो हैं ये सारे याद कर लेना, ठीक है ना। और आगे कह रहा है कि वैभव फेलो सहयोग हेतु एक भारतीय संस्थान की पहचान करेंगे, और 1 वर्ष में 2 माह एवं अधिकतम 3 वर्षों तक जो है उस संस्थान से संबद्ध रह सकते हैं। ठीक, और वैभव फेलो अपने भारतीय समकक्षों के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अत्याधुनिक क्षेत्रों में उस संस्थान में अनुसंधान गतिविधियों प्रारंभ करने में मदद करेंगे, और जैसे संबंध है। ठीक, देखो अब बात करते हैं माहिर योजना के बारे में। ठीक, माहिर योजना, इसका जो पूरा नाम है ये मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, ठीक है ना, कई बार फुल फॉर्म में पूछ ली जाती है। तो इस मिशन के बारे में बात करते हैं जून 2023 में। ठीक, मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, यानी कि मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, इसको शॉर्ट नाम दिया है माहिर। ठीक, नामक एक राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया गया है, और इस माहिर का शुभारंभ जो है ये किया गया है केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित शुरू किया गया। ठीक, वहीं आगे बात की जा रही है इस मिशन को जो वर्ष 2023-24 से लेकर वर्ष 2027-28 तक जो है 5 वर्ष की प्रारंभिक अवधि हेतु तैयार किया जाता है। ठीक, इस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है वो देखते हैं, भारत को उन्नत विद्युत प्रौद्योगिकी के लिए विनिर्माण केंद्र बनाना है। माहिर योजना का जो उद्देश्य है वो बिजली से संबंधित है, ऐसे याद कर लो। और मिशन की संरचना द्विस्तरीय है, ठीक है ना, जो निम्नलिखित है प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर। तो प्रथम स्तर या शीर्ष स्तर, इसमें जो है शीर्ष समिति इस मिशन के तहत निर्मित होने वाली प्रौद्योगिकियों और उत्पादों पर विचार विमर्श करेगी एवं अनुसंधान प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करेगी।
इसकी अध्यक्षता जो है केंद्रीय विद्युत मंत्री और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा की जाएगी। ठीक, इसी प्रकार से जो तकनीक कार्यक्षेत्र समिति, ठीक है ना, सेकंड, इसमें कह रहा है कि यह समिति जो अनुसंधान क्षेत्रों की पहचान, संभावित प्रौद्योगिकियों की सिफारिश एवं अनुमोदित अनुसंधान परियोजना की निगरानी करेगी। इसकी अध्यक्षता जो है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। और आगे बात की जा रही है, इस मिशन का जो सचिवालय है ये बेंगलुरु में स्थित होगा। ठीक, इसमें याद कर लो कि माहिर जो मिशन है इसका संबंध है विद्युत के से संबंधित है। ठीक है ना, इतना ही याद कर लो, मुझे लग रहा है इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23। ठीक, इसमें बात की जा रही है 7 जून 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा जो है ये राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया 22-23 का। ठीक है ना, और आगे बात करते हैं, यह इस बार का 5वां संस्करण है और कुल प्राप्तांकों के आधार पर 5 बड़े राज्यों में जो है ना, यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना उत्तर प्रदेश का स्थान। तो खाद्य सूचकांक में जो उत्तर प्रदेश का स्थान 5वां है। ठीक है ना, और इसका जो है समग्र स्कोर या अंक ये 52.5 है। ठीक है ना, जनरली जो है रैंक ही पूछी जाती है। और प्रथम स्थान पे केरल, दूसरे पे पंजाब, तीसरे पे तमिलनाडु, चौथे पे मध्य प्रदेश, 5वें स्थान पे जो है ना ये है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का जरूर याद कर लेना, बाकी टॉप पे है इसमें केरल। ठीक, अब बात करते हैं बड़े राज्यों में, बिहार 19वें स्थान पे है। ठीक है ना, और वहीं कुल प्राप्तांक के आधार पर जो 3 छोटे राज्य, ठीक है ना, बड़े राज्यों में टॉप पे कौन, केरल। ठीक, और 5वें स्थान पे है उत्तर प्रदेश, इतना याद कर लो। और जारी किया है स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा। ठीक, अब बात करते हैं छोटे राज्यों की, तो छोटे राज्यों में टॉप किया है गोवा ने, और तीसरे स्थान पे सिक्किम, दूसरे स्थान पे मणिपुर। ठीक, तो छोटे राज्यों में गोवा, उसके बाद मणिपुर, फिर सिक्किम। अब बात करते हैं छोटे राज्यों की श्रेणी में कुल 14.5 यानी कि 14.5 अंकों के साथ जो मिजोरम ने अंतिम स्थान पर हासिल किया। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर जो 3 केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप किया केंद्र शासित प्रदेशों में जो है आपका जम्मू कश्मीर ने, फिर दिल्ली, उसके बाद चंडीगढ़। ठीक है ना, बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश 5वीं रैंक है, याद कर लेना। आगे बात करते हैं इसमें निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक 2.0 2021-22 राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। ठीक, तो इसमें जो स्मरणीय तथ्य यहाँ पे देखते हैं, PGI 2.0 के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रैंकिंग के बजाय जो है ग्रेडिंग प्रदान की जाएगी। ठीक, रैंक नहीं दी जाएगी, क्या दी जाएगी, ग्रेडिंग। किस में दी जाएगी, PGI 2.0 में। ठीक, तो PGI 2.0 के तहत जो राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को 10 ग्रेडों में विभक्त किया गया। और उच्चतम ग्रेड जो है दक्ष, जो कुल 1000 अंकों में से जो है 940 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्रदान किया जाएगा। ठीक, यहाँ पे बात की जा रही है नेक्स्ट में न्यूनतम ग्रेड आकांक्षी 3 में जो है 460 अंक प्राप्त, ये सब छोड़ो। ठीक है ना, यहाँ पे जो टेबल है ये देख लेते हैं। देखो दक्षिण में और उत्कर्ष में किसी भी राज्य ने स्थान हासिल नहीं किया है। ठीक है ना, और इसके बाद आगे बात करें तो यहाँ पे देख लेते हो, उत्तम में कोई नहीं है, प्रचेष्ट में कोई नहीं है, प्रचेष्ट 2 में चंडीगढ़ और पंजाब है। ठीक है ना, यहाँ पे बात करें प्रचेष्ट 3 में ये गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, पुदुचेरी और तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश देखते हैं, उत्तर प्रदेश यहाँ पे कहाँ पे है। उत्तर प्रदेश का जो स्थान है आकांक्षी 2 में है यहाँ पर, इतना याद कर लो बस। अब बात करते हैं NIRF इंडिया रैंकिंग 2023 के बारे में। ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं इसको जारी किसने किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत जो है 29 सितंबर 2015 को की गई थी। ठीक, और देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करने के लिए एक कार्य प्रणाली की रूपरेखा तैयार करता है। ध्यातव्य है कि इंडिया रैंकिंग्स का
प्रथम संस्करण जो अप्रैल 2016 में जारी किया गया था और इसकी स्थापना 29 सितंबर 2015 को की। ठीक, अब इस बार के देख लेते हैं। 5 जून 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, ठीक है ना, ने जो है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत जो है देश में उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2023 जारी किया। यह इंडिया रैंकिंग का 8वां संस्करण है। ठीक, और यहाँ देखते हैं इसमें जो है उन्होंने 5 श्रेणियों के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया और उन्होंने रैंक दी गई है। ठीक, जो श्रेणियाँ वो देख लो, समग्र, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अनुसंधान और नवाचार। ठीक, 8 विभिन्न विषयों में भी संस्थानों को रैंकिंग प्रदान की गई है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इंडिया रैंकिंग 2023 में पिछले संस्करण की तुलना में जो निम्न 3 विशिष्ट बदलाव किए गए। ठीक, इसमें आपको ना केवल इतना देखना है, चलो ये भी देख लेते हैं। अब बात की जा रही है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र नामक जो है एक नए विषय को शामिल किया गया। ठीक है ना, तो इसमें पूछा जा सकता है कि किस जो विषय को शामिल किया गया, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र को नए विषय के रूप में शामिल किया गया। नवाचार श्रेणी में प्रथम बार जारी की गई है। ठीक है ना, और बात की जा रही है वास्तुकला नामक विषय के दायरे में विस्तार किया गया। ठीक, समग्र श्रेणी ओवरऑल कैटेगरी में लगातार 5वें वर्ष 2019 से 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास को जो इसमें प्रथम स्थान दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, मद्रास को प्रथम स्थान दिया गया है। बाकी यहाँ पर बाकी देख लेते हैं। तो प्रथम स्थान IIT मद्रास को दिया है। ठीक है ना, और दूसरे स्थान में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को, और तीसरे स्थान पे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली को। ठीक, IIT दिल्ली, और चौथे स्थान पे जो है ना ये IIT बॉम्बे, 5वें स्थान पे IIT कानपुर। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना कि भारत में और यूपी में, ठीक है ना, यूपी में IIT कानपुर को 5वां स्थान दिया गया। ठीक, यहाँ पे देखते हैं इसमें कह रहा है इंडिया रैंकिंग्स 2023 में समग्र श्रेणी में 10 शीर्ष 10 में उत्तर प्रदेश में केवल एक संस्थान आई है, दैट इज IIT कानपुर, और IIT कानपुर का 5वां स्थान है। ठीक, यहाँ पे कह रहा है समग्र श्रेणी में बिहार स्थित IIT पटना को 66वीं रैंक प्रदान की गई है। ठीक है ना, इसी प्रकार से यहाँ पे कॉलेज श्रेणी में देख लो, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र विषय में शीर्ष स्थान, इसमें जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली को शामिल किया गया। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से बात करेंगे, इसमें जो नए संसद भवन के उद्घाटन के बारे में बात करेंगे।